इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो सभी सेक्ट को जलता हुआ देखकर जल्दी से उसकी तरफ भागने लगते हैं और वहाँ पर सभी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन सभी को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वहीं जियोंग को कुछ किवाई महसूस हो रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो सीनियर ब्रदर जिसियोंग के पास आ जाता है, जो जख्मी हालत में नीचे पड़े थे। जियोंग उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जिसियोंग जियोंग से कहते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जियोंग जिसियोंग से पूछता है कि ये सेक्ट की हालत किसने की। ये सब सुनकर जिसियोंग हंसने लगते हैं और वो मरते वक्त भी जियोंग को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे। वो जियोंग से कहते हैं ये सब मेरे कर्म हैं, तो इसकी चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, तुम किसी महान हीरो के बेटे नहीं, बल्कि तुम्हारी एक खुद की अलग पहचान है। तुम जियोंग हो। अब मैं मरते वक्त से जिंदगी को समझ चुका हूँ, तो तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना। माउंट हुआ सेक्ट की पहचान बनाना, नाम कमाना, ये सब बेकार चीजें हैं। और कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्से से सारी चीजें गलत हो जाती हैं। साथ ही वो उठकर बैठ जाते हैं और वहीं जियोंग को ये सारी चीजें प्रवचन लग रही थी। जिसियोंग आगे कहते हैं तुम वही करना जिस पर तुम विश्वास करते हो। हालांकि कई बार समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर तुम प्लम ब्लॉसम की शिक्षाओं को याद करना। ये सब सुनकर जियोंग मन ही मन कहता है मरते वक्त भी तुम अपनी शिक्षाओं और ईमानदारी की बात कर रहे हो। मैंने पहले ही 90 साल से ज्यादा जिंदगी जी ली है। लेकिन फिर भी जियोंग जिसियोंग से कहता है मैं सब समझता हूँ सीनियर ब्रदर, आप सबसे पहले लेट जाइए, मैं आपकी इंजरीज को ठीक करता हूँ। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसियोंग मर चुके थे। ये देखकर जियोंग कहता है ये कमीना आखिरी वक्त में भी प्रवचन दे रहा था, ईमानदारी की बातें कर रहा था, और ये बताए बिना मर गया कि ये सब किसने किया। बच्चे, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया, लेकिन मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा ये सब बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुमसे अब भी नफरत करता हूँ। मैं ये सब बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिसने भी ये किया है उसे अच्छी तरीके से पता चल सके कि मोबाइल के घर को तबाह करने का नतीजा क्या होता है। फिर जियोंग अपनी एक मार्शल आर्ट का यूज करता है और जिसियोंग की मेमोरीज में ये झांक कर देख लेता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और जियोंग को सारी चीजें पता चल जाती हैं कि इसके पीछे उस कमीने चिन्मो का हाथ है। तभी वहाँ पर मास्टर सिन्मो आ जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर हैरान थे, और वो सभी डिसेबल से पूछते हैं कि ये सब किसने किया और जिसियोंग कहाँ है। जिस पर जियोंग बताता है कि जिसियोंग मर चुके हैं। उन्हें ये सारी बात बकवास लग रही थी जब तक उन्होंने जिसियोंग की बॉडी को खुद से नहीं देख लिया। वो जिसियोंग की बॉडी को पकड़कर रोने लगते हैं। जियोंग मास्टर सिन्मो से कहता है मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर का मर्डर हुआ है। ये लगाई गई आग सिर्फ मर्डर को कवर करने का तरीका है, और ये देखने से सिर्फ एक्सीडेंट लगता है। जिस पर मास्टर सिन्मो उससे प्रूफ मांगते हैं। जिस पर जियोंग कहता है सीनियर ब्रदर के सीने पर देखिए, एक चोट का निशान है जो हुआ एसेंस फीस्ट टेक्निक का है। और मास्टर सिन्मो को भी पता था कि हुआ एसेंस फीस्ट टेक्निक का यूज सेक्ट में सिर्फ 4 ही लोग करते हैं, जियोंग, चिन्मो, मास्टर सिन्मो और जिसियोंग। अक्रूल मास्टर सिन्मो को बताता है कि जियोंग अभी अभी हमारे साथ ही आया है। ये सुनकर दूसरा डिसेबल कहता है इसका मतलब ये सब चिन्मो ने किया है, लेकिन वो सीनियर ब्रदर के खिलाफ जीत कैसे सकता है। ये सुनकर अक्रूल कहता है उसने हुआ एसेंस फीस्ट टेक्निक को कैसे सीखा। अगर वो ये सब कर सकता है तो वो किसी भी तरीके की इविल टेक्निक को भी यूज कर सकता है। हो सकता है कि उसने कोई पॉइजन या फिर हिडन वेपन इस्तेमाल किया हो। हम यहाँ पर इसी तरीके खड़े नहीं रह सकते, हमें उस कमीने चिन्मो को पकड़ना होगा और उससे सीनियर ब्रदर का बदला लेना होगा। लेकिन जियोंग कहता है उसके खिलाफ कैसे जीतोगे जिसने सीनियर ब्रदर को मार दिया। जिस पर अक्रूल रोते हुए कहता है उस कमीने ने एक गद्दार की तरह सीनियर ब्रदर को मार दिया, और यहाँ पर हम बस अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि आगे ऐसा कभी कुछ ना हो। लेकिन जियोंग कहता है उसके पास ऐसी स्किल है जिसे वो सीनियर ब्रदर को मार सकता है, और अगर आप एग्जाम्पल सेट करने जाओगे तो सबसे पहले आप ही मारे जाओगे। उन सबकी लड़ाई सुनकर मास्टर सिन्मो उन सभी को चुप करा देते हैं और उन सभी से कहते हैं तुम अपने सीनियर ब्रदर के सामने किस तरीके से पेश आ रहे हो। और वैसे भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चिन्मो ही गद्दार है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हम गद्दार को बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें जिसियोंग को विदा करना होगा। तो इसीलिए आग को बुझाकर फ्यूनरल की तैयारी करो। और उन सभी की सेक्ट की आग ठीक तरीके से बुझी भी नहीं थी, और वो सभी जिसियोंग की विदाई की तैयारी कर रहे थे। सभी को सीनियर ब्रदर के जाने का गम था। सबसे पहले अक्रूल और सुन ने सीनियर ब्रदर की मौत का बदला लेने की कसम खाई, जिसके बाद मास्टर सिन्मो जियोंग को आगे बुलाते हैं ताकि वो अपने सीनियर ब्रदर को आखिरी ड्रिंक ऑफर कर सके। लेकिन उसे तो सीनियर ब्रदर की यादें सता रही थी, क्योंकि वो भले ही मोबाइल हो लेकिन वो अब जियोंग के शरीर में है। जिसियोंग ने जियोंग को मरते वक्त यही कहा था कि माउंट हुआ सेक्ट के नाम कमाने के बारे में मत सोचना, लेकिन खुद तो अपने जूनियर ब्रदर और अपने सेक्ट के बारे में ही सोच रहा था। जियोंग यही सब बातें सोच रहा था। मास्टर सिन्मो उससे कहते हैं किस सोच में पड़े हो, ड्रिंक ऑफर करने के बाद आगे बढ़ो। अक्रूल भी उससे जल्दी से सीनियर ब्रदर को ड्रिंक ऑफर करने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग तो उसे खुद ही पी जाता है, जिसे देखकर मास्टर सिन्मो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जियोंग कहता है मैं सीनियर ब्रदर को तब ड्रिंक ऑफर करूंगा जब मैं उनका बदला ले लूंगा, और साथ ही उस गद्दार की कब्र ऑफर करूंगा। जिस पर मास्टर सिन्मो कहते हैं तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी एक डिसेबल मास्टर सिन्मो को कुछ बताने के लिए आता है, लेकिन
मास्टर सिन्मो उससे चिल्लाते हुए कहते हैं अभी जियोंग का फ्यूनरल चल रहा है, लेकिन वो डिसेबल बताता है कि बाहर गवर्नमेंट के सैनिक आए हैं। ये सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक सैनिक जियोंग को क्रिमिनल बोलकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर मास्टर सिन्मो कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट से समझौता कर रखा है, हम यहाँ पर अपने सेक्टर को चला सकते हैं। लेकिन वो घोड़े पर सवार सैनिक कहता है जिसका नाम जियोंग है, उसने लेफ्ट गार्ड काउंसलर के बेटे को मारने की कोशिश की है। हम यहाँ पर क्रिमिनल जियोंग को अरेस्ट करने आए हैं, तो बेहतर होगा तुम सभी हमारे ऑर्डर को फॉलो करो। अखरुल उन सभी से कहता है वही था जिसने हम पर पहले हमला किया है, लेकिन जियोंग उसे शांत कराता है और उन सभी के आगे आ जाता है, जिसे देखकर वो जनरल सभी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जाए। ये सुनकर सभी सैनिक जियोंग को आसपास से घेर लेते हैं। जियोंग उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी कमीने, तियानगु की ईमानदारी कब से इतने नीचे गिर गई। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों के तलवे चाटते हुए महान नागू क्लैन की बदनामी कर रहे हैं। तभी उन सभी के बीच से एक लड़का बाहर निकलता है और जियोंग से कहता है अभी अभी तुमने क्या कहा? इसका नाम ग्वांगसम है, ये महान नागुंग क्लैन का एक होनहार डिसाइबल है। जियोंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो जियोंग से फिर से कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा तुमने क्या कहा अभी अभी? जिस पर जियोंग कहता है क्या तुम बहरे हो चुके हो? मैंने कहा तुम्हारा ये कमीना सबॉर्डिनेट एक निर्दोष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ग्वांगसम कहता है जैसा मैंने सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही एरोगेंट हो, आज मैं तुम्हें कुछ मैनर से जरूर सिखाऊंगा। फिर वो सभी सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि उन दोनों के बीच एक मैच हो सके। जियोंग जानता था कि उस मोहाई ने जरूर कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी, और वैसे भी ये सोल्जर्स सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं। असली ताकत तो इस लड़के में है, और जो लड़ाई हुई थी उसमें तो गवर्नमेंट को आने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब इन सभी को काउंसलर के नाम पर इकट्ठा किया गया है। इसलिए जियोंग को अफसोस हो रहा था कि महान नागुंग क्लैन आज ऐसा हो चुका है कि उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर दोषी कौन है। ग्वांगसम जियोंग से पूछता है क्या तुम माउंट हुआ सेक्ट के डिसेंडेंट हो? जिस पर जियोंग हाँ कहता है। ये सुनकर ग्वांगसम हंसते हुए कहता है तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सीनियर्स हेवनली डीमन के हाथों मारे गए थे? मैंने सुना कि वो सैकड़ों डिसेबल्स एक कमीने को हरा नहीं पा रहे थे और उनकी रातों रात हत्या हो गई। यहाँ मोबाइल की बात हो रही है। जिस पर जियोंग उससे कहता है फिर भी हम उसके सामने खड़े तो रहे, अगर तुम्हारा नागुंग क्लैन होता तो तुरंत ही मिट जाता। ये सुनकर ग्वांगसम गुस्सा हो चुका था, वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगा था। वो जियोंग से कहता है तुम्हारी जवान तो कैंची की तरह चलती है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। ये कहकर वो होंगजुंग के ऊपर हेवनली थंडर पाम से हमला कर देता है, जिसे जियोंग पीछे हटकर डॉज कर लेता है। वो इसके हमले को आराम से ब्लॉक कर सकता था अपनी यिंग किवाई की वजह से, लेकिन ये सभी दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट्स है और वो अपने सेक्ट के सामने दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकता। इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो हुआ एसेंस फिस्ट टेक्निक को यूज करे। साथ ही वो प्लम ब्लॉसम को भी यूज कर रहा था जो कड़कड़ाती ठंड को काबू कर सकता है, और वो उन दोनों टेक्निक्स को साथ में यूज करने वाला था, यानी किसी चीज को बर्फ में जमा कर उसे मुक्के से मारकर तोड़ देना। जियोंग बिल्कुल वैसा ही करता है और ग्वांगसम पर हमला करता है, जिसे देखकर सभी डिसेबल से हैरान थे। लेकिन ग्वांगसम को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था और वो पीछे से जियोंग के ऊपर अपनी किक से हमला करता है, जिसे जियोंग अपने हाथों से ब्लॉक करता है। लेकिन उसका ब्लो इतना जोरदार था कि जियोंग नीचे जा पटकता है। ग्वांगसम जल्दी से जियोंग को पकड़कर साथ ही वो जियोंग से कहता है ये हुआ एसेंस फिस्ट टेक्निक थी, तुम्हारी मार्शल आर्ट जो बाहर से चमकदार और अंदर से खोखली थी, क्या ये मुझे गुदगुदी करने के लिए था? ये कहकर वो अपनी स्किल हेवनली थंडर ट्रिपल पाम का यूज करता है और साथ ही में वो क्लाउड थंडर पाम का सेकंड मूव यूज कर रहा था, और वो इन दोनों स्किल्स का साथ में यूज करके कई सारे हमले जियोंग के ऊपर करता है। ये देखकर मास्टर सिन्मो को समझ आ गया था कि ग्वांगसम जिस तरह से फाइट कर रहा है, इसे देखकर लग रहा है कि वो एक फर्स्ट रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वो जियोंग की मदद करने की सोचते हैं। लेकिन वो एक सेक्ट लीडर है, अगर वो कुछ भी करते हैं तो इसका प्रभाव आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा। अभी के लिए उन्हें सिर्फ जियोंग पर ही भरोसा करना होगा। और वहीं ग्वांगसम एक फाइनल पंच जियोंग के ऊपर मारता है, लेकिन जियोंग ने उसके फाइनल पंच को पकड़ लिया था। जियोंग उससे कहता है मुझे भी सिर्फ गुदगुदी हो रही है। जियोंग को कुछ न होता देखकर ग्वांगसम पीछे हट जाता है और उससे कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ हिडन ट्रिक्स हैं और तुम्हारी इस लंबी जबान और अचूक अकड़ को अपने क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक से ठीक करूंगा। अब वो अपनी एक्सप्लोजिव थंडर पाम टेक्निक का यूज करने वाला था। उस टेक्निक की पावर को रिलीज होते हुए देखकर अब होंगजुंग को समझ आ चुका था कि कौन सी टेक्निक है, इसलिए वो भी उसे डायरेक्ट फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन डियाबो जियोंग से कहता है तुम हुआ एसेंस फिस्ट टेक्निक से एक्सप्लोजिव थंडर पाम टेक्निक को नहीं रोक सकते। ये फाइनल मूव है हेवनली थंडर ट्रिपल पाम का। ये टारगेट को चीर कर रख देता है और बिजली गड़गड़ाने से धमाका होता है, जिससे सामने वाले की मौत हो जाती है। और इसने जितनी पावर एक बार में इकट्ठा की है, इससे हेवनली थंडर पाम को दर्जनों बार और क्लाउड थंडर पाम को 10 बार यूज किया जा सकता है। लेकिन जियोंग ने हुआ एसेंस फिस्ट टेक्निक को 80% तक कंप्लीट कर लिया था, इसलिए डियाबो को लगता है कि
शायद वो ये कर सकता है। वहीं ग्वांगसम कहता है, क्या तुम इतना डर चुके हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अब मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये कहकर वो अपनी टेक्निक के साथ जियोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। आ चुका था। ग्वांगसम को ये समझ नहीं आता कि जियोंग ने ऐसा कैसे किया, इसीलिए वो और भी गुस्सा हो चुका था। वो जियोंग के ऊपर कई सारे हमले करता है, लेकिन जियोंग उसे बड़े आराम से डॉज करे जा रहा था। ये प्लम ब्लॉसम का कमाल था। माउंट हुआ कि कोई भी चीज, चाहे वो एक शब्द ही हो, वो सारी चीजें प्लम ब्लॉसम का ही पार्ट है। यहाँ तक कि उनकी हर एक टेक्निक भी प्लम ब्लॉसम एक पंखुड़ी की तरह है जो हवा में लहराती है और डांस करती है। और जियोंग भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जिसे प्लम ब्लॉसम डांस कहते हैं। ये देखकर कुछ हैरान तो कुछ खुश हो चुके थे, और वहीं ग्वांगसम को इससे और भी गुस्सा आ चुका था। उसे लग रहा था कि जियोंग उसके साथ खेल रहा है। वो हमला करने ही वाला था कि जियोंग हुआ एसेंस फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और उसके पेट में जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। इससे सभी डिसेबल्स खुश हो चुके थे और जियोंग के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन तभी मास्टर सिन्मो उन सभी को याद दिलाते हैं कि वो सभी सीनियर ब्रदर के फ्यूनरल के बीच में हैं, इसीलिए सभी डिसेबल्स मास्टर से माफी मांगते हैं। जियोंग मास्टर सिन्मो से कहता है, आपने सही कहा, लेकिन सबसे पहले इन परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पा लेते हैं और सीनियर ब्रदर को विदा करते हैं। जियोंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है और उन सभी से कहता है, हमारे सीनियर ब्रदर की विदाई हो रही है, इसीलिए तुम इसे अपना सौभाग्य मानो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर उन सभी का जनरल अपनी सेना को रिट्रीट करा लेता है। जियोंग यानी मोबाई इस सेक्टर को अब अपना घर मान चुका था, इसीलिए वो मन ही मन कहता है, इस बार मैंने इन सभी को जाने दिया है, लेकिन एक बार और इन लोगों ने मेरे घर को टच किया, मैं इन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। दूसरी तरफ गार्ड काउंसलर को पता ही नहीं था कि उसकी सेना कहाँ गुल खिला रही है। उसके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि वो मैजेस्टी को एक रिजाइनिंग लेटर लिख रहा था। फर्स्ट रैंक का गार्ड काउंसलर हर एक ऑफिसर का सपना होता है कि वो इस पोजीशन को पा सके, लेकिन काउंसलर के लिए तो ये एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ त्याग कर अब एकांत में रहना चाहता है, और काउंसलर ये जानता भी नहीं है कि वो मैजेस्टी जो अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए जाना जाता है, वो इस रिजाइनिंग लेटर को स्वीकार करेगा। तभी उसका सबऑर्डिनेट यिंग आता है, जो काउंसलर से कुछ पूछने के लिए आया था, जिस पर काउंसलर कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर यह बताने आए हो कि तुमने कैसे बिना परमिशन के मेरे बेटे के मामले में घुस गए? ये जानकर वो डर जाता है कि काउंसलर को सब कुछ पहले ही पता है, इसलिए वो काउंसलर से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ मैं आपसे ये छुपा नहीं सकता, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको परेशान करूँ क्योंकि आप रॉयल पैलेस में थे। काउंसलर उससे कहता है, तुम उसकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन क्यों? सारी चीजें मुझे डिटेल में बताओ। ये सुनकर वो सारी चीजें बता देता है। मोहाई की फाइट, 300 सोल्जर्स का जाना और उन 300 सोल्जर्स का वापस आना, और वहाँ पर सिर्फ 300 इंपीरियल सोल्जर्स नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर नागुंग क्लैन के 3 मार्शल आर्टिस्ट भी गए थे। इसीलिए काउंसलर कहता है, इतना सब होने के बावजूद तुम एक क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए। जिस पर यंग कहता है, मेरे पास इसका कोई बहाना नहीं है, मुझे इसके लिए माफ कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने जो भी कहा है उनका हर एक दावा वो सब झूठा है। मैंने उस माउंट हुआ सेक्ट के लड़के को देखा था, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने दोस्तों के साथ यंग मास्टर के ऊपर गैंग अप करे। इसके आगे मैं थोड़ा वैश्या का क्लियर कर देता हूँ। हमारे यहाँ वैश्या का सिर्फ एक ही मतलब होता है, धंधे वाली। कोई मजबूरन करता है तो किसी को मजा आता है, लेकिन जब मैं इस सीरीज में वैश्या का शब्द इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो वही करती हो। शायद वो वहाँ पर सिर्फ गाने बजाने का ही काम करती हो, अब जो कि वो वहाँ पर रहती है, इसी वजह से उसकी इज्जत बाकियों के बराबर है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो बेइज्जत है। खैर, इस टॉपिक पर मैं अपने राय 1-2 घंटे की दे सकता हूँ, लेकिन ये अपनी सीरीज का पार्ट नहीं है, इसलिए जितना अपनी सीरीज के लिए जरूरी था मैंने उतना बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलर उससे कहता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लड़का चालाक है, क्या उसने मेरी बेटी के वैश्या को नहीं चुराया था? यंग कहता है, मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ग्वांगसम के खिलाफ उसकी लड़ाई, मैं उसके सच्चाई के ऑरा को अच्छी तरीके से महसूस कर सकता था, और जो भी इसमें शामिल थे मैंने सबकी गवाही ली है। साथ ही वो एक लेटर काउंसलर को देता है और आगे कहता है, ये इस वैश्या की गवाही है जो उसने अपने हाथों से लिखी है, जिसे काउंसलर पढ़ता है और उससे कहता है, तो सबसे पहले मेरे बेटे ने फाइट शुरू की और उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया, और ये एक फेयर 1-on-1 मैच था। ये सब मेरी गलती है कि मेरा बेटा इस तरीके का बन चुका है। जब उसे मेरे अटेंशन और मेरे प्यार की जरूरत थी तब मैं पॉलिटिक्स में बिजी था, मैंने उसे वो नहीं दिया जिसका वो हकदार था। लेकिन यंग कहता है, ये आपकी गलती नहीं है, इसे छोड़ दे। तो बाकी के 2 यंग मास्टर इस तरह नहीं है, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस पर काउंसलर कहता है, इन शब्दों से सिर्फ मेरा मजाक बन रहा है, ये सारी चीजें आज के कोर्ट में डिस्कस होंगी, सभी को ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ही ऑर्डर दिया है। यंग कहता
कहता है कौन ऐसा करने की कोशिश करेगा, अगर आप अपने इस सबॉर्डिनेट को बताएंगे तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा। लेकिन काउंसलर कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो, क्या तुम मुझे एक ठग बनाना चाहते हो? इसके अलावा मजिस्ट्री से मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे काउंसलर के पद से हटा दें ताकि पॉलिटिक्स के सभी हमले मेरे ऊपर बंद हो जाएं। यंग कुछ कहने वाला था लेकिन काउंसलर उसे रोक देता है और उससे आगे कहता है अब मैं थक चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और बदनामी को सह सकूं। लेकिन यंग बताता है ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये सच है कि उन लड़कों ने यंग मास्टर की वेश्या को छीन लिया था, तो क्या हमें अच्छी तरीके से सही और गलत की पहचान नहीं करनी चाहिए? लेकिन काउंसलर कहता है ये सब व्यर्थ है, मेरे बच्चे ने इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। यंग कहता है कि इसे साबित करने का और एक तरीका है। उस लड़के को देखकर ये लग रहा था कि वो एक ईमानदार पर्सन है, अगर हम उससे पोलाइटली बात करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे सम्मान का पालन करेगा, जिसके लिए काउंसलर भी मान जाता है। दूसरी तरफ जियोंग अपने और गोंगसम की फाइट के बारे में सोच रहा था। अभी वो उतना पावरफुल नहीं है और उसकी बॉडी भी काफी कमजोर है, इसीलिए वो सनफ्लावर मैनुअल को सीखने की सोचता है। लेकिन उसे याद आता है कि सनफ्लावर मैनुअल को सीखने के लिए उसे अपना काटना पड़ेगा। इसी को सोचकर वो डर जाता है। लेकिन सनफ्लावर मैनुअल सबसे पावरफुल मैनुअल है और मोबाइल के अलावा इस आर्ट को कोई नहीं सीख सकता। लेकिन इसके अलावा भी सनफ्लावर मैनुअल एक और जगह पर है, वो जगह योन डायनेस्टी इंपीरियल पैलेस, जहाँ उसे सीक्रेट स्टोरेज में छिपा कर रखा गया है। और जियोंग उसी आर्ट को परफॉर्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जियोंग को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि वो सनफ्लावर मैनुअल के बारे में भूल चुका है। उसे वो सारी मार्शल आर्ट याद है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में चुराई थी, बस सनफ्लावर मैनुअल को छोड़कर। इसलिए वो उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर अक्रूल आता है जो जियोंग से पूछता है क्या हुआ, क्या तुमने कोई चीज खो दी है? खैर अक्रूल उसे बताता है कि मास्टर सिन्मो ने उसे बुलाया है। फिर जियोंग मास्टर सिन्मो के पास जाता है। मास्टर सिन्मो जियोंग से कहते हैं मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, जिस पर जियोंग कुछ भी करने के लिए तैयार था। मास्टर सिन्मो उससे कहते हैं अपने सेक्ट के हालातों को देखते हुए मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर की जगह अगला इंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ। और इंस्ट्रक्टर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ दूसरों को सिखाना होगा, अब तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम खुद से ही सेक्ट के मेंबर्स को गाइड कर सकते हो और तुम्हें किसी भी हालात में सेक्ट को लीड करना होगा। जियोंग इसके बारे में जानता तो था कि उसे अगला इंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जियोंग के एक दिन मरने के बाद ही अगला इंस्ट्रक्टर बना दिया जाएगा। जियोंग इस चीज को मान भी लेता है। तभी अक्रूल आता है और मास्टर सिन्मो को बताता है कि कोई गेस्ट आया है जो काफी पोलाइटली बात कर रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है, जिस पर मास्टर सिन्मो उसे अंदर बुलाने के लिए कहते हैं। ये काउंसलर का गार्ड यिन था। मास्टर सिन्मो उसका अपने सेक्ट में स्वागत करते हैं, जिस पर यिन भी मास्टर सिन्मो को ग्रीट करता है और उसे बताता है कि वो गार्ड काउंसलर का सबॉर्डिनेट है, जिसे सुनकर मास्टर सिन्मो हैरान हो जाते हैं। यिन आगे कहता है गार्ड काउंसलर आपके डिसेबल्स से मिलना चाहते हैं, मेरा मतलब यंग मास्टर जियोंग से, प्लीज मेरे साथ इंपीरियल पैलेस चलिए। मास्टर सिन्मो उससे कहते हैं हमें लगता है कि पहले ही हमने आपके सोल्जर्स के साथ एक मैच कर पहले की सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं। यिन मास्टर सिन्मो से कहता है मैं यहाँ पर कोई फाइट करने नहीं आया हूँ। जब मेरे मास्टर ने इस इंसिडेंट के बारे में सारी स्टोरी सुनी और जो हमने आपके लिए परेशानी खड़ी की थी वो उसके लिए बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो सभी को कंपनसेट करना चाहते हैं। मास्टर सिन्मो उससे कहते हैं मैंने जैसा सुना था गार्ड काउंसलर बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा सेक्ट धकधकती हुई आग से बाहर निकला है। आपने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिस पर यिन कहता है क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे तीसरे यंग मास्टर की वजह से गार्ड काउंसलर यानी मेरे मास्टर पॉलिटिक्स में काफी संकट में हैं और इसीलिए वो सभी से माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैंने जो कहा उसमें एक भी झूठ नहीं है, तो इसीलिए प्लीज मुझ पर विश्वास करें। ये सुनकर फिर से मास्टर सिन्मो उसे मना करने लगते हैं, लेकिन जियोंग उसे हाँ कह देता है क्योंकि वो वहाँ जाकर उन सभी को बताना चाहता है कि वो निर्दोष है। लेकिन मास्टर सिन्मो को लग रहा था कि उनका अपोनेंट गार्ड काउंसलर है और माउंट हुआ सेक्ट अभी अभी बन रहा है, तो वो किसी भी इंपीरियल फैमिली के मेंबर को प्रोवोक नहीं कर सकते हैं। और जियोंग ने भी हाँ कर दी है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जियोंग अपने मास्टर से इजाजत लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जियोंग उस घोड़ा गाड़ी को देखकर हैरान था, जिसे देखकर यिंग कहता है लगता है तुम इस इलाके को छोड़कर पहली बार कहीं बाहर जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये एक लग्जरियस गाड़ी है और इसे तियानजू के सबसे 4 बेहतरीन घोड़े खींचते हैं, लेकिन जियोंग इस बात से हैरान नहीं था। जियोंग इस बात से हैरान था कि उन दोनों को जल्दी पहुँचना है। वो इस कैरेज से जा रहे हैं जबकि उन्हें घोड़े की सवारी करके वहाँ से जाना चाहिए। जिस पर यिंग कहता है लगता है तुम घुड़सवारी में काफी अच्छे हो। जियोंग कहता है मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुमसे तो अच्छा ही होऊंगा। ये सुनकर यिंग जियोंग को मन ही मन गालियां देने लगता है और कहता है अगर तुम्हें मास्टर से मिलवाना ना होता तो मैं तुम्हें पनिशमेंट हॉल भेजकर तुमसे छुटकारा पा लेता।
तभी उनकी कैरेज हिलने लगती है, जिसके बारे में यिंग कैरेज चला रहे आदमी से पूछता है, लेकिन उसके तीर लगने से मौत हो चुकी थी। तभी उनकी कैरेज पलट जाती है और उनके ऊपर तीरों से बरसात होने लगती है, जिसे यिंग अपनी तलवार से रोक रहा था। उनके तीरों पर नीला निशान था। इससे ही यिंग को पता चल जाता है कि ये सभी माउंटेन्स के बैंडेट्स हैं। यिंग जियोंग को हाथ देकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग उसे घूरे जा रहा था। इसलिए यिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम एक अर्जेंट सिचुएशन में हैं। जिस पर जियोंग कहता है, मैं कैसे मानूं कि ये सभी बैंडेट्स हैं, या फिर तुमने कोई गंदा प्लान बनाया है ताकि तुम मुझे मार्स में दिखाई नहीं दे रहा? मैं कितनी मुश्किल से तीरों को रोक रहा हूँ। तभी वो बैंडेट सारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें मारने के लिए यिंग उनके बीच चला जाता है और उन पर हमला कर एक को बीच से काट देता है। वो अपने तलवार में किवाई को यूज कर रहा था और उसकी किवाई को निकलते देखकर जियोंग को ये पता चल चुका था कि ये महान नागुन क्लैन की हेवनली डिफेंस वर्ड है। लेकिन पावर और एफिशिएंसी की कमी से अगर इसी तरह किवाई को यूज करता रहा तो उसके शरीर पर बोझ बढ़ जाएगा। यिंग अपनी ब्लेड को घुमाते हुए सभी को मार देता है, जिसे देखकर जियोंग को पता चलता है कि वो स्वॉर्ड को नहीं बल्कि ब्लेड को यूज कर रहा है, जिसे ब्लेड जैपनीज एंड सीलिंग आर्ट कहा जाता है। तभी उन सभी बैंडेट्स का बॉस आ जाता है, जो अपने लोगों को साइड कर खुद यिंग से लड़ने आ जाता है। यिंग भी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर जियोंग उसे बेवकूफ मान रहा था, क्योंकि वो फिर से वही सारी टेक्निक यूज कर रहा था और उसने बिना अपनी एनिमी के पोस्टर को देखे हुए उस पर हमला कर दिया था। और सामने वाला अपोनेंट जमीन को एक म्यान की तरह यूज कर रहा था, यानी वो एक झटके में स्वॉर्ड की वही ब्लो देगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वन स्ट्राइक, जिसका नाम वन स्ट्राइक सेटरिंग इम्पैक्ट है। जियोंग जैसा सोच रहा था वो अबेंडेंट बॉस वैसा ही करता है। वो वन स्ट्राइक का यूज कर जिंग को पीछे हटा देता है, जिससे यिंग की तलवार टूट जाती है। वो अबेंडेंट बॉस फिर से यिंग के ऊपर हमला करता है, जिसे यिंग अपनी टूटी हुई तलवार से ब्लॉक करता है। यिंग अपने घुटनों पर आ चुका था। वो अबेंडेंट बॉस यिंग को मारने ही वाला था कि तभी जियोंग अपनी किक से उसके ऊपर हमला करता है, जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। वो अबेंडेंट बॉस जियोंग से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर जियोंग कहता है, मुझे लगता है इसका साथी। वो अबेंडेंट बॉस कहता है, तुम बहुत एरोगेंट हो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम एक बच्चे हो? जिस पर जियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम बूढ़े हो, चूंकि तुम बूढ़े हो इसलिए अगर तुम माफी मांगते हो और सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ये सुनकर वो अबेंडेंट बॉस हंसने लगता है और जियोंग से कहता है, तुम तो अपने दिमाग से पैदल हो। वो ये कह ही रहा था कि तभी जियोंग उसके पास आ जाता है। साथ ही जियोंग उससे कहता है, तुम ग्रीन फॉरेस्ट से नहीं हो। यह सुनकर जियोंग के ऊपर वो अबेंडेंट बॉस हमला कर देता है, लेकिन उस अबेंडेंट बॉस का हमला जियोंग के ऊपर लगता उससे पहले जियोंग ही उस अबेंडेंट बॉस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे अबेंडेंट बॉस घसीटते हुए पीछे हो जाता है। वो अबेंडेंट बॉस जियोंग से कहता है, इंटरेस्टिंग, कौन हो बच्चे तुम? जिस पर जियोंग कहता है, वो एल्डर जो तुम्हें प्लम ब्लॉसम का स्वाद चखाएगा। साथ ही जियोंग उससे पूछता है, तुम सभी को किसने ऑर्डर दिया हम पर हमला करो? ये सुनकर वो बैंडेड बॉस डर जाता है और वहाँ पर स्मोक बम छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, जिनके पीछे जियोंग भी जाने लगता है। यिंग जियोंग को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग बचे थे जो भाग कर जा रहे थे और वो सभी गुआंगसम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब जो कि वहाँ पर ना कोई सीनियर ब्रदर और ना ही मास्टर है, तो अब जियोंग को कौन रोकेगा? इसलिए उन सभी को इसका कर्ज चुकाना होगा कि उन्होंने बिना कुछ जाने जियोंग यानी डोंगफेंग मोबाइल पर हमला कर दिया। और डोंगफेंग मोबाइल और जियोंग दोनों एक ही हैं। मोबाइल मरकर जियोंग के शरीर में आ चुका है। ठीक है, खैर जियोंग उनमें से 2 को मार देता है। जियोंग उस अबेंडेंट बॉस की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो अबेंडेंट बॉस अपने सबऑर्डिनेट को पीछे कर जियोंग को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग उसे भी मार देता है। जियोंग अपने किलिंग इंडेंट को रिलीज कर उस अबेंडेंट बॉस के ऊपर हमला करता है, जिसे वो अबेंडेंट बॉस डर चुका था, जिसे वो जियोंग की तरफ अपनी स्किल वन स्ट्राइक का यूज करता है। लेकिन जियोंग वहाँ से गायब हो चुका था। जियोंग उससे कहता है, जिसने अपने सबऑर्डिनेट को पीछे फेंक दिया उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और वो उस अबेंडेंट बॉस के सर को पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है। वो अबेंडेंट बॉस जियोंग से कहता है, मुझे जिंदा छोड़ दो। जियोंग उससे कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने कहा हम पर हमला करो? जिसके बाद जियोंग उसे मारकर यिंग के पास चला आता है। यिंग जियोंग से कहता है, क्या तुम्हें पता चला इन सब के पीछे कौन था? लेकिन जियोंग उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिस पर यिंग कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन जियोंग उससे कहता है, तुम्हारे मास्टर मुझे बुलाकर क्या खेल खेलना चाहते हैं? यिंग जियोंग से कहता है, तुम क्या कह रहे हो उस पर ध्यान दो। मेरे मास्टर बुद्धिमान और गुड़ी इंसान हैं। वो बिना स्वार्थ के अपने देश की सेवा करते हैं। मैं अपने मास्टर के बारे में कुछ भी फालतू नहीं सुनूंगा। जियोंग अपने हाथ को उसके गले पर रख देता है और उससे कहता है, तो इसका मतलब तुम अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हो? ये देखकर यिंग कहता है, इसका क्या मतलब है? किसी भी डिसीजन पर इतनी जल्दी मत पहुंचो। लेकिन जियोंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुमने मुझसे ये छुपाया कि जितने भी सोल्जर्स पिछली बार आए थे तुम उन सभी के बीच में थे। तुम बताओ तुम क्या साजिश कर रहे हो? यिंग कहता है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पहले मैं तुम्हें पनिशमेंट हॉल भेजकर तुम्हारी रिपोर्ट बनाना चाहता था, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा तुम्हें इज्जत के साथ लेकर आऊं। जियोंग अपने हाथ को पीछे कर लेता है और उससे कहता है, तुम मौत के कगार पर भी अपने मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जापानी होने के बावजूद तुम काफी वफादार हो। इसका मतलब जापानीज वफादार नहीं होते? यिंग कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? जिस पर
पर जियोंग कहता है मैं तुम्हारी ओर देखकर ही बता सकता हूँ। और ये बिल्कुल झूठ था कि जियोंग को पता नहीं चला इन सब के पीछे कौन था। इन सब के पीछे इंपीरियल पैलेस का ही एक इंसान है जो शायद वियोंग यानी काउंसलर से नफरत करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि उन सभी ने जियोंग को मारने की कोशिश की है। लेकिन अगर उन सभी का टारगेट सच में जियोंग ही होता तो जियोंग उनकी आने वाली 3 पीढ़ियों को खत्म कर देता। लेकिन उनका टारगेट यंग था, इसलिए जियोंग उन सभी को छोड़ देगा। लेकिन अगर उस इंसान ने इंपीरियल पैलेस में कुछ चाल चलने की कोशिश की तो जियोंग उनको मार देगा। और जियोंग घोड़े को लेकर वहाँ से निकल जाता है जिसके पीछे यंग भी था। फिर वो सभी नागुंग क्लैन के नाजिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर इंपीरियल पैलेस था। यंग जियोंग को एक कमरे में रहने के लिए कहता है और यहाँ पर सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, इसलिए यंग जियोंग को किसी से भी बात करने से मना करता है। जियोंग उससे कहता है ठीक है, लेकिन एक बोतल वाइन की भी लेते आना। ये सुनकर यंग गुस्सा हो चुका था कि जियोंग उसे ऑर्डर दे रहा है और उसे न चाहते हुए भी जियोंग की बात माननी पड़ती है। जिस जगह पर जियोंग था वो एक लाइब्रेरी थी। जियोंग वहाँ पर कोई सीक्रेट मैनुअल ढूंढने की कोशिश करता है। एक अच्छी लाइब्रेरी मार्शल आर्ट टेक्निक से भरी होती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पोयम और इतिहास के बारे में लिखा गया था। वहाँ पर एक भी सीक्रेट मैनुअल नहीं था, जैसे कि सनफ्लावर या फिर उसके बराबर ही कोई टेक्निक। युवांग ज़ैंग इस तरह के सीक्रेट मैनुअल को पहचान सकता है, लेकिन जब उसने दादू पर कब्जा किया तब उसे सनफ्लावर सीक्रेट मैनुअल नहीं मिला और वो यहीं पर रह गया। और इसीलिए जियोंग उसे पाना चाहता है। तभी वहाँ पर काउंसलर आ जाता है जो अपना परिचय जियोंग को देता है और उससे कहता है मुझे माफ करना कि मैं अपने छोटे बेटे की वजह से तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। जियोंग काउंसलर को देखकर ग्रीट करता है। काउंसलर जियोंग से आगे कहता है मुझे पता है कि तुमने यंग से सारी बातें जान ली होंगी। जो पीछे कुछ हुआ है उसका हिसाब किताब करने के लिए जल्द ही मंत्रियों की बैठक होगी और उसी मैटर को लेकर तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जियोंग को पहले ही पता था कि शायद काउंसलर का कोई और मकसद हो सकता है। काउंसलर जियोंग से कहता है बिना कुछ जोड़े और बिना कुछ छिपाए मेरे बेटे के गलत कामों को मंत्रियों को बता देना। जियोंग इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि काउंसलर ऐसा क्यों कर रहा है। जियोंग को लग रहा था कि काउंसलर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा सच में है तो उसने एक गलत पर्सन को चूज कर लिया है। और जियोंग इसके बारे में काउंसलर से भी कह देता है, जिस पर काउंसलर कहता है मुझे गलत मत समझना, जो भी कुछ क्लैन में गलत हुआ है उसको मैं नहीं रोक पाया, बस इसी का प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं। वैसे भी मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करने वाला हूँ। जियोंग कहता है लेकिन क्यों। लेकिन काउंसलर जियोंग की बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है हमेशा एक यंग वॉरियर से बात करना मजेदार होता है और जो तुम्हें जानना चाहिए था मैंने तुम्हें वो बता दिया है। तुम इस ओल्ड मैन के अफेयर में इन्वॉल्व मत होना। जियोंग कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन काउंसलर वहाँ से जाने लगता है और उससे आगे कहता है जो मैंने कहना चाहता था वो मैंने तुमसे कह दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर हम ऐसे ही बहुत देर तक बात करते रहे और लोगों ने हमें देख लिया तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जियोंग कहता है उसके हाव भाव को देख कर लग रहा है कि वो ईमानदार है। मैंने तो सच बताने की ही योजना बनाई थी और वो सच बुलवाना भी चाहता है, तो क्या वो इसका मतलब मैं उसके हाथ की हथेली का खेल बन चुका हूँ। जियोंग ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक मोटा आ जाता है जो जियोंग से कहता है क्या तुम ही वो विटनेस हो जो माउंट हुआ सेक्ट से आया है। जिस पर जियोंग हाँ कहता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ बताने आए हो। लेकिन वो मोटा जियोंग से चिपकने लगता है और उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रपोजल देने आया हूँ, क्या तुम सुनवाई में अपना अपराध मान लोगे। जियोंग सबसे पहले उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो मोटा जियोंग से कहता है अगर तुमने अपना अपराध मान लिया तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। अगर तुम मेरा कहना मांगते हो तो मैं तुम्हें 100 सोने और 100 चांदी की सिलाएं दूंगा। सिला यानी एक पत्थर की चट्टान समझ लो, वो एक आदमी के बराबर हो सकती है और उससे भी बड़ी सिलाई होती है, लेकिन यहाँ पर सोने चांदी की बात चल रही है तो एक आदमी के बराबर माना जाएगा। जियोंग उसकी बातों से ये जान चुका था कि ये कमीना किसी और के कहने पर यहाँ आया है। पहले वो हमला, अब और ये मोटा। जियोंग चुपचाप खड़ा था, इसलिए वो मोटा जियोंग से कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा। जिस पर जियोंग उससे कहता है सिर्फ 200 सिलाएं, लगता तुम अपना काम करवाना ठीक से नहीं जानते। कितना समय हुआ है कि तुम ये काम कर रहे हो। साथ ही जियोंग ने उसका कॉलर भी पकड़ लिया था। वो मोटा जियोंग से कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा। जियोंग कहता है इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। वो मोटा जियोंग के हाथ को झटक देता है और उससे कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास डिब्बे जैसा मुंह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे। अभी मैं तुम्हारी मैनर्स को ठिकाने पर ला देता हूँ। ये कहकर वो जियोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जियोंग अपनी टेक्निक रिफ्लेक्टिंग क्यूआई आर्ट का यूज करता है, जिससे उस मोटे का हमला उसके ऊपर ही लग जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। जियोंग एक्यूपंक्चर का यूज कर उसे एक ही जगह पर जमा देता है। साथ ही जियोंग उससे कहता है जितना तुमने खाना नहीं खाया होगा उससे कई ज्यादा इस ओल्ड मैन ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये सुनकर वो मोटा डर जाता है कि जियोंग अपने
आप को ओल्ड मैन कह रहा है, इसका मतलब उसने रेजिवेशन टेक्निक को यूज किया है। जियोंग चुटकी बजाता है जिससे उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। इसलिए वो जियोंग से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितना तुम चाहते हो। लेकिन जियोंग कहता है, मैं जब चाहूँ और जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ। जियोंग उससे पूछता है, क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट स्टोरेज है, जिस पर वो मोटा हाँ कहता है, मैं वहाँ से कुछ भी ला सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। जियोंग उससे कहता है, 45 मिनट बाद वो दर्द फिर से होगा और 1 घंटे बाद तुम मर जाओगे। वहाँ से एक सीक्रेट मैनुअल लेकर आओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते। पूछता है, जिस पर जियोंग उसे सनफ्लावर मैनुअल का नाम बताता है, जिसके बारे में उस मोटे को पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो सनफ्लावर मैनुअल को लाने के लिए तैयार था, बस जियोंग उस मोटे को छोड़ दे। फिर वो मोटा वहाँ से सीक्रेट मैनुअल लेने चला जाता है। सिर्फ सनफ्लावर मैनुअल ही है जो जियोंग के दिमाग से निकल चुका है। इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद जियोंग को बिना लड़की के रहना होगा। वो अपने हथियार को पकड़कर विलाप करने लगता है। वो उसे अंतिम विदाई दे रहा था क्योंकि इसका और जियोंग का साथ सिर्फ कुछ ही समय तक था। तभी वहाँ पर उसे लेने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो जियोंग को अपने हथियार के साथ खेलते हुए देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि इस बच्चे का दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो चुका है। और जियोंग भी उन्हें देखकर डर चुका था। गार्ड जनरल उससे कहता है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो भी अपनी चीज को लेकर। जियोंग अपने हाथ को सामने लाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड जनरल जियोंग से कहता है, अपने हाथ को मुझसे दूर रखो, तुम्हें हियरिंग में बुलाया गया है, मेरे पीछे आओ और उसके बाद जो करना है तुम्हें करते रहना। जियोंग उनसे कहता भी है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन वो सभी जियोंग की बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे पीछे आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हियरिंग में लेफ्ट गार्ड काउंसलर के बेटे के चीजों के ऊपर सुनवाई होने वाली थी, जिसका फैसला राइट गार्ड काउंसलर करेगा और इसका नाम ग्यांग है और इसे हम ग्यांग ही कहेंगे और लेफ्ट गार्ड काउंसलर को सिर्फ काउंसलर। ग्यांग काउंसलर से कहता है, गवाह आने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, जिस पर काउंसलर कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ जब सारी गलती मेरी ही है। इस सुनवाई का जो भी फैसला होगा मैं उसे मान लूंगा। मेजेस्टी यानी एम्परर और राइट गार्ड काउंसलर दोनों ही ये नहीं चाहते हैं कि काउंसलर अपने पद से रिजाइन करे। वो हमेशा से ही टैलेंटेड रहा है, इसीलिए हमेशा राइट गार्ड काउंसलर को किनारे पर रखा गया है क्योंकि काउंसलर का दिमाग हमेशा तेज चलता था, इसीलिए एम्परर भी उसे ज्यादा अहमियत देते थे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसकी हर एक चाल पर बनाए गए दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हैं। अगर वो काउंसलर के पद को छोड़ देता है, लोग उसी को टारगेट करेंगे जो अपने दिमाग को लगाकर क्लैन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया जो योजनाएं बनाता है तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। और एम्परर और राइट गार्ड काउंसलर अपने आप को मरता हुआ देखना नहीं चाहते और इसीलिए ये दोनों ये नहीं चाहते कि काउंसलर अपने पद से रिजाइन करे। और काउंसलर बूढ़ा होने की वजह से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, आराम करना चाहता है, दूसरे शब्दों में वो रिटायर होना चाहता है। इसलिए वो हर एक मौके को तलाश करता है कि वो इस पद से रिजाइन कर सके। राइट गार्ड काउंसलर ने उस मोटे को जियोंग के पास भेजा था ताकि वो मोटा पैसों का लालच देकर जियोंग को झांसे में ले सके और उससे वो गलती मनवा दे जो उसने की ही नहीं है, जिससे काउंसलर को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और वो अपने पद से रिजाइन नहीं करेगा। तभी वो गार्ड्स जियोंग को लेकर आ जाते हैं और हियरिंग को आगे बढ़ाया जाता है। यांग जियोंग से पूछता है, 3 दिन पहले तुमने अपने दोस्तों के साथ एक लड़के को पीटा था पेयर पवेलियन में, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कौन है? जिस पर जियोंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, उसने अपना परिचय अपने मुंह से ही दिया था कि वो लेफ्ट गार्ड काउंसलर का बेटा है। यांग जियोंग से आगे पूछता है, तो बिना कुछ छुपाए उस दिन क्या क्या हुआ वो बताओ। यांग को लग रहा था कि उस मोटे ने जियोंग को मना लिया है, लेकिन जियोंग उससे कहता है, वो मोहाई सही गलत बिना कुछ जाने उसने हमारे कमरे में ढाबा बोल दिया। ये सुनकर यांग हैरान हो जाता है। जियोंग आगे कहता है, हम सभी ने उससे माफी मांगी और मामले को सुलझाने की कोशिश की, फिर भी उसने हमारे सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और मेरे एक साथी को मारा भी। और वहाँ पर जो वैश्या थी उससे छेड़छाड़ करके उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा और मोहाई ने हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद जो हुआ जियोंग वो सारी चीजें बता देता है। काउंसलर यांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या जो तुमने कहा वो सच है? जियोंग जिस पर हाँ कहता है। साथ ही वो बताता है कि गार्ड्स ने उन सभी लोगों से कंफर्म किया है जो भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस पर काउंसलर यांग कहता है, लेकिन वो सभी तो तुम्हारे दोस्त थे। लेकिन जियोंग कहता है, वहाँ पर पवेलियन में काम करने वाले लोग भी थे। तभी बीच में काउंसलर कहता है, क्लैन का एक कर्मचारी होने की वजह से मुझे क्लैन में शांति और नैतिकता लानी चाहिए थी और सभी को हमेशा एकजुट रखना चाहिए था, लेकिन ये सब करने में मैं असमर्थ रहा। जो अपने बेटे को ही नहीं संभाल पाया वो आगे क्लैन को क्या संभालेगा? काउंसलर यांग लेफ्ट गार्ड काउंसलर को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन लेफ्ट गार्ड काउंसलर अपनी बातों को जारी रखता है और उन सभी से कहता है, इसीलिए मैं अपने पद से रिजाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। और इस हियरिंग में आने से पहले मैंने एम्परर को रिजाइनिंग लेटर भेज दिया है। काउंसलर यांग को लग रहा था कि वो लेफ्ट
लेफ्ट गार्ड काउंसलर से एक कदम आगे ही है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। और अगर एम्परर को यह पता चला कि उन्होंने जो ऑर्डर काउंसलर यांग को दिया है वो इसे पूरा नहीं कर सका तो उसका क्या हाल होगा। और ये सारी चीजें सिर्फ जियोंग की ही वजह से हुई हैं, इसलिए वो मन ही मन जियोंग को तड़पाने का ठान लेता है। जिसके बाद हियरिंग खत्म हो जाती है। जियोंग इससे काफी थक चुका था कि वो इन सभी की तूतू मैमे में फंस चुका है, और ऐसा पहले मोबाइल के समय भी हो चुका है जब इस पूरी जगह का नाम दादू था। सच पूछो तो वो सभी सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारी चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर वो मोटा आ जाता है। जियोंग उससे सनफ्लावर मैनुअल के बारे में पूछता है, जिस पर वो मोटा कहता है, मैंने वहाँ पर बहुत सारी किताबें देखी लेकिन मुझे एक भी बुक नहीं मिली जिसका नाम सन से शुरू होता हो, और सनफ्लावर की तो बात ही छोड़ दो। ये सुनकर जियोंग जिस वाइन को पी रहा था उसी वाइन को उस मोटे पर दे मारता है, क्योंकि जियोंग को लग रहा था कि वो मोटा जियोंग को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वो मोटा जियोंग से कहता है, उस स्टोरेज में पूरी 3 जगहें थी, मैंने सभी से छुपते छुपाते उन तीनों जगहों को खोजा, लेकिन मेरा यकीन मानो वहाँ पर कोई भी सनफ्लावर मैनुअल नहीं मिला है। ये सुनकर जियोंग हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके हिसाब से सनफ्लावर मैनुअल वहीं ही होना चाहिए था। फिर वो मोटा जियोंग को एक्यूपंक्चर रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग तो सिर्फ उसी सोच में पड़ा था कि सनफ्लावर मैनुअल कहाँ गया, और उस मोटे को भी देखकर लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि सनफ्लावर मैनुअल अभी भी अपनी असली जगह पर हो। तो अब इसका मतलब ये है कि जियोंग उस मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता है। वहीं वो मोटा क्यूट फेस बनाकर जियोंग को एक्यूपंक्चर रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग उसके मुंह पर घूंसा मार के उसके दांत तोड़ देता है, क्योंकि उसकी क्यूट फेस बनाने की वजह से जियोंग को हार्ट अटैक आने वाला था। तभी उस मोटे के कपड़ों में जियोंग को कोई दूसरी मैनुअल दिखती है, जिसे शायद मोटे ने सीक्रेट स्टोरेज से चुरा लिया था, जिसे जियोंग खुशी के साथ अपने पास रख लेता है। वहीं नाजिंग में एक कोल्ड प्लेस था जहाँ पर एम्परर की कुकुबाइंस थी, और वहीं पर वो मोटा छुपा था, क्योंकि एम्परर ने उसे जो ऑर्डर दिया था वो मोटा पूरा नहीं कर पाया, और ऑर्डर पूरा नहीं हुआ इसका मतलब उस मोटी की मौत है। इसलिए वो यहाँ पर छुपा है ताकि वो रात के समय में यहाँ से बाहर निकल जाए और पूरे नाजिंग को ही छोड़ दे। तभी वहाँ पर इंपीरियल इंचार्ज आ जाता है, जो उस मोटे को बताता है कि एम्परर उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मोटा जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो इंचार्ज अपनी पावर्स का यूज कर उस मोटे को एम्परर के पास ले जाता है। एम्परर इंचार्ज से पूछता है कि ये कहाँ था, जिस पर इंचार्ज बता देता है कि वो कोल्ड प्लेस पर था। ये सुनकर एम्परर हंसने लगता है, फिर उस इंचार्ज को भेज देता है, और एम्परर का चेहरा लोमड़ी और चूहे का मिक्सचर है, और एम्परर का नाम जैंग है। उस इंचार्ज के जाने के बाद एम्परर उस मोटे से कहता है, क्या तुम इसी तरीके नाटक करने वाले हो? अपनी आंखें खोलो। वो मोटा अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है और एम्परर से कहता है, मुझे इसके बारे में पहले ही पता था कि आपको पता चल गया है, मैं नाटक कर रहा हूँ। एम्परर उससे कहता है, तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। जिस पर वो मोटा बता देता है कि जियोंग ने क्या क्या किया। एम्परर उससे कहता है, मुरीम के कमीने कभी नहीं बदलेंगे, तुम्हारे लिए तो ये बहुत कठिन रहा होगा। तभी उस मोटे के पीछे से एक गार्ड निकलता है और उस मोटे की गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ देता है, जिसे वो मोटा मारा जाता है। एम्परर ने 14 साल बाद कि कोई सनफ्लावर मैनुअल को चाहता है, इसलिए वो खुद उस लड़के से मिलना चाहता है और जियोंग को एम्परर के पास लाया जाता है। जियोंग को पता चल चुका था कि वो मोटा मारा जा चुका है, और उसे ये भी पता था कि शायद उस मोटे ने सारी बात बता दी हो। इसका मतलब ये है कि जियोंग अब नहीं बच सकता, ऐसा जियोंग को लग रहा था। जियोंग उस एम्परर को देखकर गुस्सा था, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी बड़ी रुकावटों में से एक था। अगर कुछ भी गलत होता है तो जियोंग उन सभी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन सबसे पहले वो ये दिखावा करेगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो एम्परर को ग्रीट करता है। एम्परर जियोंग से कहता है, मैंने सुना है कि हमारे लोगों ने तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश की है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था। वहीं पर काउंसलर भी था, जो इन सब गलतियों को अपने ऊपर लेकर अपने पद से रिजाइन करना चाहता था, लेकिन एम्परर उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत या सही हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कानून की है, और उसे कानून के नजरिए से ही देखा जाएगा। अगर तुम्हारे बच्चे ने कुछ भी गलत किया है तो उसे माफ किया जा सकता है, क्योंकि आपने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आप ऐसे पीछे हट जाएंगे ये सही नहीं रहेगा। जिसके बारे में एम्परर राइट गार्ड काउंसलर से भी पूछता है, जिस पर राइट गार्ड काउंसलर हामी भरता है, और एम्परर भी उसके रिजाइनिंग लेटर को मानने से मना कर देता है, जिसे काउंसलर भी ना चाहते हुए मान लेता है। तभी एम्परर अपने पास से सनफ्लावर मैनुअल निकालता है, जिसे वो जियोंग को पुरस्कार के रूप में देना चाहता था, और वो ये भी बताता है कि इसे हेवनली डीमन ने मास्टर किया था, जिसने पूरी दुनिया में तबाही ला रखी थी, और उसने अपने आप को नाम दिया था इनविंसिबल ऑफ द ईस्ट। जियोंग ये सुनकर हैरान हो चुका था कि सनफ्लावर मैनुअल इसके पास है। उस मार्शल आर्ट की ताकत से सभी परिचित थे, लेकिन फिर भी एम्परर बिना किसी हेजिटेशन के ये मैनुअल जियोंग को देना चाहता है। जियोंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि एम्परर उसके साथ कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहा है। तभी एम्परर
जियोंग को चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे एक्सेप्ट करो। जियोंग अभी के लिए वो सारी चीजें जाने देगा जो भी एम्परर करना चाहता है। उसे तो अभी सिर्फ सनफ्लावर मैनुअल चाहिए और इसीलिए वो सनफ्लावर मैनुअल को एक्सेप्ट कर लेता है। वो एम्परर से कहता है, मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। एम्परर जियोंग से पूछता है कि मुरीम वर्ड को ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन में बदल दिए गए और दोनों आपस में लड़ते रहे ताकि वो हिंसा को रोक सके, तो क्या वायलेंस को ऐसे ही रोका जा सकता है? जिस पर जियोंग कहता है, नहीं एम्परर। एम्परर आगे कहता है, मार्शल आर्ट को यूज करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस मार्शल आर्ट को कैसे यूज करता है। अपने अंदर के परिश्रम को उकेरो। ये कहकर वो सनफ्लावर मैनुअल को जियोंग के आगे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जियोंग मन ही मन कहता है, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही है और किसी दिन मैं बेकार सी मार्शल आर्ट के साथ तुम्हारा गला काट दूंगा। जियोंग ने आज काफी कुछ सह लिया है, इसलिए काउंसलर अपने घर में रुकने के लिए जियोंग को कहता है ताकि वो आराम कर सके और कल सुबह होते ही वो यिंग के साथ जियोंग को भेज देगा। आने लेता है और काउंसलर के घर जाकर दबा के खाना खाता है। इतना खाना खाने के बावजूद वो काउंसलर से कहता है, यहाँ पर थोड़ी कमी है लेकिन चलेगा क्योंकि ज्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। वही काउंसलर और यिंग ये देखकर हैरान थे कि एक अकेला इंसान इतना सारा खाना भी खा सकता है। काउंसलर जियोंग से कहता है, मैंने कभी इतना अच्छा खाते किसी को नहीं देखा है। जिस पर जियोंग कहता है, अच्छी बात है, लेकिन चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने यहाँ सिर्फ मुझे खाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। ये सुनकर काउंसलर भी बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी काउंसलर के ऊपर हमला होता है जिसे जियोंग टेबल उठाकर ब्लॉक कर लेता है। यिंग बाकी के गार्ड को काउंसलर को सेफ जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं। वहीं जियोंग खिड़की तोड़कर बाहर आ चुका था ताकि वो हमलावरों का पीछा कर सके। यिंग उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जियोंग उससे कहता है, तुम यहाँ का मोर्चा संभालो, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। ये सभी वही हमलावर थे जिन्होंने सुबह जियोंग के ऊपर हमला किया था, लेकिन इस बार इनकी पावर और नंबर भी कई ज्यादा थे। वो सभी जियोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियोंग उन सभी से कहता है, मैं तुम में से उसी को छोड़ूंगा जो सबसे पहले मुझे बताएगा कि ये सब करने का किसने ऑर्डर दिया है। लेकिन वो सभी जियोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे जियोंग नीचे झुककर डॉच करता है और अपने पंच से उन दोनों को मार देता है। वो एक ही हमले में दो लोगों को मार रहा था। उन सभी के पास एक जेट पेन नाम का हथियार था, जिसे पकड़ जियोंग कहता है, बचपन में मैं इसके साथ बहुत खेला हूँ। वैसे सेंट्रल में इस असैसिन वेपन का कोई यूज नहीं करता। इसका मतलब तुम सभी ईस्ट ऑफ द सी से आए हो और उस जगह का नाम गोगुरियो है। ये सुनकर वो सभी केओस कैपर फॉर्मेशन बना लेते हैं ताकि वो जियोंग को मार सके। जियोंग भी उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ यिंग लड़ते लड़ते थक चुका था। वो सभी लेफ्ट गार्ड काउंसलर को मारना चाहते हैं। सिर्फ 2 ही गार्ड जिंदा बचे हैं और बाकी के मारे जा चुके हैं। इसीलिए यिंग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी काउंसलर को बचाना चाहता है। वो सामने खड़े एक असैसिन का सर काटकर उसे मार देता है। तभी पीछे वाला असैसिन यिंग के ऊपर हमला करता है, जिससे यिंग और भी जख्मी हो जाता है। वो दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि काउंसलर को पीछे वाले दरवाजे से ले जाओ और फिर वो पीछे वाले असैसिन का भी सर काट देता है। यिंग का ऑर्डर सुनकर वो दोनों गार्ड काउंसलर को ले जाने लगते हैं, लेकिन काउंसलर तो यिंग के बारे में ही सोच रहा था। वहीं यिंग ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। उसे मारने के लिए उसके पीछे 2 असैसिन आ गए थे। तभी जियोंग आ जाता है और उन दोनों असैसिन के सरों को जमीन में गाड़ देता है। वो असैसिन जियोंग से कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? जिस पर जियोंग उन सभी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो उन जैसे स्कम्स को मेरा ध्यान भटकाने के लिए भेजा। साथ ही वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है और आगे कहता है, यिंग जाओ मोर्चा संभालो, ये कमीने अब मेरे हाथों मारे जाएंगे। उन्हीं के बीच असैसिन लीडर भी था जिसका नाम आनान था। वो जियोंग को यहाँ देखकर समझ गया था वो सारे असैसिन मारे जा चुके हैं। आना ने सोचा था कि वो सभी असैसिन इसको संभाल लेंगे, लेकिन ये उन सभी से पावरफुल निकला और इसी की वजह से वो लेफ्ट गार्ड काउंसलर को मार नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो सबसे पहले जियोंग को मारना चाहता है और अपने सभी असैसिन को ऑर्डर दे देता है कि वो जियोंग को जाकर मारे। वो सभी असैसिन जियोंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जियोंग एनर्जी शूट करता है जिससे सामने से आ रहे असैसिन मारे जाते हैं। ये देखकर वो सभी खंजर से हमला करने लगे थे। जियोंग अंबर विंड टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे उसके चारों तरफ एनर्जी का बवंडर आने लगता है और उसी से खंजर टकराकर वापस उन्हीं असैसिन्स को लग रहे थे। ये देखकर वो सभी असैसिन्स कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और एनर्जी को इकट्ठा कर एक असैसिन को देने लगते हैं। इस टेक्निक का नाम एवरब्लेज एनालेशन है और सभी की एनर्जी लेने के बाद उस एक असैसिन की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो सामने से अपनी ट्रिपल फायर टेक्निक का यूज करता है और जियोंग के ऊपर हमला करता है, जिसे जियोंग भी काउंटर करता है। जियोंग उन सभी से कहता है, तुमने ट्रिपल फायर का यूज किया, अब मैं तुम्हारी पहचान जान चुका हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें एक रेयर स्किल दिखाऊंगा जो तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जियोंग
जियोंग ड्रंगन डांस कर स्पाइरल विंड टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो सारी फायर एक बड़े से बवंडर में बदल जाती है। तभी जियोंग उस फायर के बीच से निकलता है और कंटिन्यूअस पंच टेक्निक का यूज कर कई सारे पंचेस उस असैसिन पर मारता है और उसका पंच जहाँ पर पड़ता था शरीर का वो हिस्सा गायब हो जाता था। और इसी पंच टेक्निक का यूज कर जियोंग एक ही साथ में कई सारे असैसिन को मार देता है, जिसे देखकर वो असैसिन लीडर हैरान हो चुका था कि जियोंग उनकी ओल्डर जनरेशन के फ्लोलेस के बारे में जानता है और उन सभी की मार्शल आर्ट भी जियोंग से अच्छी नहीं है। ये सभी ईस्ट से आए हैं और मोबाई इनविंसिबल ऑफ द ईस्ट था, यानी ईस्ट में उसका राज था। और ये असैसिन्स जो भी मार्शल आर्ट यूज कर रहे हैं वो सारी मोबाई की ही देन है और मोबाई उनके सामने खड़ा है। वो असैसिन लीडर जियोंग को थका हुआ देखकर बाकी असैसिन्स को भी भेज देता है ताकि वो जियोंग को मार सके। जियोंग सामने आने वाले असैसिन को मार रहा था, तभी पीछे से एक असैसिन हमला करता है जिससे जियोंग नीचे गिर जाता है। जियोंग अब तक उन सभी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए आ रहा था जो उसके शरीर के लिए सुटेबल थी, लेकिन इस लड़ाई में उसने और भी मार्शल आर्ट्स को यूज किया है जो उसके शरीर के लिए सुटेबल नहीं है। अगर वो एक बार और इन मार्शल आर्ट्स का यूज करता है तो उसके शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तब उसने हुआ एसेंस फीस्ट टेक्निक को अपग्रेड कर दिया, जिसे जियोंग ने अब तक नाम भी नहीं दिया था। जियोंग उसी टेक्निक का यूज कर उन सभी को टुकड़ों में काट कर रख देता है, साथ ही वो इस टेक्निक को नाम भी देता है लीथल डैशिंग वेव। वो असैसिन लीडर ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था कि उनका सबसे बेस्ट असैसिन भी जियोंग के पास नहीं जा पा रहा, इसलिए वो अभी की सिचुएशन को देखते हुए वहाँ से भागने लगता है। उन सभी ने काउंसलर को मारने के लिए अब तक बहुत सारे प्लान बना लिए थे। अगर यहाँ पर लीडर मर गया तो उनका सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। यही सोचते हुए वो भाग रहा था, लेकिन जियोंग तो उसका पीछा छोड़ने के मूड में ही नहीं था। जियोंग पीछे से उस असैसिन लीडर के ऊपर हमला करता है, जिसे वो असैसिन लीडर डॉज कर लेता है। वो असैसिन जियोंग की आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर जियोंग कहता है कि जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा उसने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो यहाँ पर तुम्हें मारेगा, इसलिए बचने के लिए जितना स्ट्रगल करना हो उतना स्ट्रगल करो। ये सुनकर वो असैसिन गुस्से में आ जाता है और जियोंग के ऊपर हमला करने के लिए अपनी टेक्निक मैड ड्रैगन किल का यूज करता है, लेकिन जियोंग अपने उसी पंच का यूज कर उसे बीच से अलग कर देता है। फिर जियोंग वहाँ से सीधा काउंसलर के पास आ जाता है। अब दिन भी हो चुका था। जियोंग काउंसलर के सामने एक पोटली रखता है जिस पर खून लगा हुआ था। काउंसलर कहता है ये क्या है, जिस पर जियोंग कहता है ये उस असैसिन लीडर का सर है। वो गोगोरियो के लोग थे जो यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में जानते हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन काउंसलर जियोंग से कहता है अभी अभी बैटल खत्म हुई है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सबसे पहले अपने कपड़े बदल लो। वो यिंग को कपड़े लाने के लिए भेज देते हैं, साथ ही उसके बाद आराम भी करने के लिए कहते हैं। जियोंग यिंग से कहता है तुम्हारे बाजू पर चाकू मारा गया था, क्या तुम ठीक हो? जिस पर यिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। जिस पर जियोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हारी शकल बदसूरत है, तुम कमजोर भी हो, कम से कम तुम्हारा शरीर तो हेल्दी होना चाहिए था। फ्यूचर में ट्रेनिंग पर और भी ध्यान देना। ये सुनकर वो अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जियोंग काफी सीरियस हो चुका था, जिसके बारे में काउंसलर पूछता है, जिस पर जियोंग बताता है कि सनफ्लावर मैनुअल बर्बाद हो चुका है। जब वो लड़ाई कर रहा था तब एक असैसिन का हमला इस पर पड़ गया था, जिसे देखकर काउंसलर कहता है ओह अब मुझे समझ आया, ये तो पढ़ने लायक ही नहीं बची। तुम्हारे पिता आफ्टर लाइफ में खुश होंगे। ये सुनकर जियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर काउंसलर बताता है सनफ्लावर मैनुअल डोंगफाई मोबाई की एक डिमोनिक आर्ट थी। ब्लड डिजास्टर के समय उस हेवनली डीमन ने इसी ही डिमोनिक आर्ट का यूज कर ग्रेट हीरो तियान को मार दिया था। ये सुनकर जियोंग गुस्सा हो चुका था। वो सीधा उठकर काउंसलर के गले को पकड़ लेता है। काउंसलर जियोंग से कहता है यंग वॉरियर ये क्या कर रहे हो? जिस पर जियोंग कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर क्या हुआ था? क्योंकि मोबाई जब सोल ट्रांसफरिंग आर्ट का यूज कर रहा था तब वहाँ पर सिर्फ दो ही लोग थे, एक डोंगफैंग मोबाई और दूसरा तियान। तो वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में काउंसलर को कैसे पता? इसलिए जियोंग जानना चाहता था कि सोल ट्रांसफरिंग आर्ट कहीं इसकी वजह से फेल तो नहीं हुई। और सबसे खराब सिचुएशन तो वो होगी कि ये जानता है कि जियोंग ही डोंगफैंग मोबाई है, और अगर ऐसा सच में हुआ तो जियोंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इन सबको चुप कराने के लिए इन सभी को मारना पड़ेगा। जियोंग उसके गले को दबाते हुए कहता है बोलो यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए तुम्हारा असल मकसद क्या था? काउंसलर जियोंग से कहता है जरूर ही तुम्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी है, सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर जियोंग उसे छोड़ देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम जानते हो वो बताओ। काउंसलर जियोंग से कहता है तुम तो अपने फादर से उल्टा एक जंगली हो। जिस पर जियोंग कहता है क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? जिस पर काउंसलर कहता है बिल्कुल, वो एक महान व्यक्ति थे। मैं तुम्हें बताने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी असली पहचान को जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे रिवील नहीं किया ताकि मैं तुम्हें एम्परर से बचा सकूं, क्योंकि एम्परर ने ग्रेट हीरो तियान के वंशजों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की है और इंपीरियल फैमिली अभी भी तुम्हारी असली पहचान से अनजान है। जिस पर जियोंग कहता
कहता है गली के कुत्तों तक को पता है कि मैं महान हीरो तियान का बेटा हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि एम्पायर को इसके बारे में नहीं पता। काउंसलर कहता है ये सब इन्फॉर्मेशन डिवीजन की वजह से है, वो सभी सही तरीके से ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं और इसी की वजह से एम्पायर दिन पर दिन बहरे होते जा रहे हैं। जियोंग कहता है ये क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? काउंसलर कहता है सही कहा, ब्लड डिजास्टर के खत्म होने के बाद सभी ने तुम्हारे पिता को एक महान हीरो मान लिया था और एम्पायर को लगा कि तुम आगे चलकर सभी के लिए खतरा बन सकते हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी माँ को मारने का आदेश दिया। लेकिन मैं तुम्हारे एक फादर के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए मैंने एम्पायर से झूठ बोला कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है और अब तक लगातार तुम्हारी माँ और तुमको ढूंढा जाता है। ये सुनकर जियोंग उठ खड़ा होता है और काउंसलर से माफी मांगते हुए कहता है अगर आपने जो कहा है वो सारी चीजें सही हैं, तो जो भी मैंने किया है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जिस पर काउंसलर कहता है तुमने जो किया सही किया, तो इसके बारे में चिंता मत करो और जहाँ तक इस सनफ्लावर मैनुअल की बात रही तुम इसे दोबारा पा सकते हो जो यहीं पर रखी हुई है। ये कहकर काउंसलर एक सीक्रेट बेसमेंट को खोलता है जो उसी लाइब्रेरी के बीच में था, जिसके बारे में एम्पायर भी नहीं जानता है सिर्फ काउंसलर को छोड़कर। जियोंग काउंसलर से पूछता है कि तुमने इन सभी मार्शल आर्ट्स को संभाल कर क्यों रखा है? जिस पर काउंसलर कहता है ज्ञान को समेटे रखना आवश्यक है और इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए मैंने सामने बहुत सारी किताबें बिखेर दी और मैंने पनिशमेंट की भी चिंता नहीं की, और ये वही सीक्रेट लाइब्रेरी है जहाँ पर सभी मार्शल आर्ट हैं। तभी वो उनमें से एक किताब को निकाल कर जियोंग को देता है और बताता है कि ये सनफ्लावर मैनुअल है जिसे तुम चाहते हो। ये सुनकर जियोंग हैरान हो चुका था क्योंकि जियोंग को लग रहा था कि सनफ्लावर मैनुअल की सिर्फ एक ही कॉपी है, लेकिन काउंसलर बताता है कि उसने सभी मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर रखा है। ये सनफ्लावर मैनुअल ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। तभी वहाँ पर यिंग आ जाता है जिसे देखकर काउंसलर चिल्लाते हुए कहता है यिंग मैंने तुमसे कहा था यहाँ कभी मत आना। जिस पर यिंग कहता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन तीसरे यंग मास्टर यहाँ पर आकर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर काउंसलर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसने मोहाई को ऑर्डर दिया था कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता है और वो यही बात आकर मोहाई से कहता है। जिस पर मोहाई चिल्लाते हुए कहता है मैंने सुना कि आपके ऊपर कल रात अटैक हुआ है, तो मैं कैसे बैठ सकता था, आखिर ये सब किसने किया है? जिस पर काउंसलर कहता है यंग मास्टर जियोंग ने सारी चीजें संभाल ली हैं, इसीलिए तुम नागुंग क्लैन वापस जा सकते हो। ये सुनकर मोहाई कहता है आपने अभी अभी क्या कहा और ये गुंडा यहाँ क्या कर रहा है? पीछे से उसका दोस्त उसे शांत रहने के लिए कहता है। वहीं जियोंग को पता था कि मोहाई के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी नागुंग क्लैन से हैं। अगर सोल ट्रांसफरिंग आर्ट सक्सेसफुल हो जाती तो वो सबसे पहले नागुंग क्लैन को ही कुचलता, लेकिन अभी के लिए वो सभी जिंदा रहेंगे, बाद में उनकी सजा उनको मिल जाएगी। फिर जियोंग काउंसलर से जाने की परमिशन लेता है। ये देखकर मोहाई चिल्लाते हुए कहता है फादर आप इस गुंडे को जाने नहीं दे सकते, हो सकता है कि ये असैसिन के साथ मिला हो। ये सुनकर काउंसलर चिल्लाते हुए उससे कहता है यंग मास्टर जियोंग ने मेरे ऊपर एहसान कर मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? अब तुम्हें लेकर मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी पीछे से नागुंग क्लैन का पैट्रियार्च आ जाता है जिसका नाम जियांग है और मोहाई की शादी इसकी बेटी के साथ होने वाली है। वो काउंसलर से कहता है मेरे दामाद को इतना मत डांटो, बहुत समय हो चुका है जब मेरे दामाद ने आपके पीछे रहना छोड़ दिया है। और जियोंग भी इसे देखकर समझ गया था कि नागुंग क्लैन का जियांग है और उसे देखकर लग रहा था कि उसका फाउंडेशन भी उसके फादर से कई गुना अच्छा है। काउंसलर उससे कहता है काफी समय हो गया है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? जिस पर जियांग कहता है क्योंकि हम दोनों ने शादी के लिए हामी भर दी है, तो इसीलिए हम दोनों एक परिवार हैं। आपके ऊपर हमला होने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, और आपकी इतनी डांट की वजह से मेरे दामाद का चेहरा पीला पड़ चुका है, इसीलिए आप इसे माफ कर दो। जिस पर काउंसलर कहता है अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और अगर आप सिर्फ यहाँ यही कहने के लिए आए हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जियांग कहता है आप उस लड़के का सम्मान कर रहे हैं जिसने आपके बेटे का अपमान किया है और साथ ही आप अपने संबंधियों को भी भेज रहे हैं जो आपकी मदद करने आए हैं। काउंसलर उससे कहता है गलत तो मोहाई है, यंग मास्टर जियोंग तो विक्टिम है जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर जियांग हंसने लगता है और जियोंग से कहता है यंग मास्टर जियोंग मेरे संबंधी तो यही सोचते हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जियोंग उसकी बातों से तो गुस्सा था, लेकिन वो सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझता है, इसीलिए वो जियोंग को ग्रीट करते हुए कहता है नागुंग क्लैन के ग्रेट पैट्रियार्च, कृपया इस अज्ञानी गाँव वाले की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करें। ये सुनकर सभी हैरान हो चुके थे सिर्फ काउंसलर को छोड़कर, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि जियोंग इसका उल्टा ही करेगा। वो जियांग के सामने आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि आपके सन इन लॉ के साथ कुछ गलतफहमी हो चुकी है। नागुंग क्लैन के साथ मैं एक अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस जूनियर की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर लें। ये सुनकर जियांग हंसने लगता है और उसे शाबाशी देने लगता है। साथ ही वो जियोंग से कहता है तुम्हें तो अपनी जगह पता है, तुमने बिल्कुल सही किया है, इसी तरह से दुनिया काम करती है। साथ ही जियोंग मोहाई से भी माफी मांगता है। जिस पर जियांग कहता है ऐसा लगता है कि मेरे दामाद का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। जिस पर जियोंग कहता है मैं अपनी पनिशमेंट को भुगतने के लिए एक बार वापस आऊंगा। फिर जियोंग वहाँ से यिंग के साथ निकल जाता है। यिंग जियोंग से कहता है ने वहाँ ये क्या किया? जिस पर जियोंग
कहता है तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तो सिर्फ ग्रीडिंग की है। ये सुनकर यिंग चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसे कब बन गए। जियोंग कहता है चुप रहो और मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। मेहमानों का मतलब था कि अब दोबारा अटैक होने वाला है और इस बार ये सभी गोगुरियों से नहीं है बल्कि ये सभी नागुंग क्लैन से हैं, क्योंकि उनका ईगो उनकी नाक पर रहता है, क्योंकि मोहाई उनके परिवार का हिस्सा है और उसका अपमान हुआ है, इसीलिए वो मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे। जियोंग यिंग से कहता है जब लड़ाई शुरू हो जाए तो तुम दूसरी तरफ भाग जाना, मैं इन सभी कमीनों को संभाल लूंगा। तभी सामने से असैसिन से निकलते हैं जो सीधा उस कैरेज पर हमला कर देते हैं, जिससे वो कैरेज नीचे गिरकर टूट जाती है। यिंग उस कैरेज से बाहर निकलता है, तभी उसके सामने एक असैसिन आ जाता है जो यिंग पर हमला करता है, जिसे यिंग अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी कल रात के घाव ही नहीं भरे थे। यिंग को चारों तरफ से असैसिन ने घेर लिया था। उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, लेकिन वो बिना लड़े तो मरना नहीं चाहता था। तभी जियोंग गुस्से में एक असैसिन को दूसरे असैसिन के ऊपर फेंक देता है और बाकियों को खुद ही मारने लगता है। वो इस बात से गुस्सा था क्योंकि कैरेज टूट चुका था। जियोंग यिंग से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर यिंग इमोशनल होते हुए जियोंग की तरफ जाने लगता है। जियोंग चिल्लाते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। जियोंग उन सभी से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम नागुंग क्लैन से हो, तो आउटसाइडर होने का बहाना मत करो। तुम अपने इंटेंट को छुपा सकते हो लेकिन अपनी मार्शल आर्ट को नहीं। जिसने कैरेज पर हमला किया वो चिंता में था कहीं हम पहचान न ले कि वो नागुंग क्लैन से है। कितनी शर्म की बात है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इस तरह से कर रहे हैं और इसीलिए तुम सभी हमेशा एक स्कम ही रहोगे। तुम सभी ने कैरेज को भी तोड़ दिया है और रास्ता लंबा है, तो नागुंग क्लैन के कुत्तों इधर आओ, मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये सुनकर वो असैसिन गुस्सा हो जाता है और अपनी टेक्निक शूटिंग स्टार स्पेयर का यूज करने लगता है। ये देखकर जियोंग उससे कहता है चलो मैं तुम्हें एक और शूटिंग स्टार स्पेयर की वेरिएशन को दिखाता हूँ। फिर जियोंग उसी शूटिंग स्टार स्पेयर टेक्निक का अपग्रेडेड वर्जन यूज करता है, जिससे वो असैसिन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर दूसरा असैसिन घबरा चुका था, क्योंकि जब जियोंग ने ग्वांगसम को हराया था तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब तो उसने 3 को ढेर कर दिया है। जियोंग उससे कहता है तो चलो तुम भी आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर वो असैसिन जियोंग को रुकने के लिए कहता है और अपने मास्क को उतार देता है। साथ ही वो आगे कहता है मेरा नाम कुआई है और जो भी मेरे क्लैन ने तुम्हारे साथ किया है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जियोंग उससे कहता है तो अब तुम्हें याद आ रहा है। ये सुनकर वो घुटने पर आ जाता है और जियोंग से आगे कहता है मैं जानता हूँ कि ये देर से हो रहा है, लेकिन जब हमारे पैट्रियार्च ने आपकी आंखों में देखा तो उन्हें कुछ बुराई दिखी और वो बुराई बड़ी न हो इसलिए उसकी जड़ों को काटना जरूरी है और ऑर्थोडॉक्स को बनाए रखने के लिए ये सब करना जरूरी था। जियोंग उससे कहता है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई इविल चीज है। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ, उनका कहना ऐसा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। फिर वो अपनी चार्म टेक्निक को रिलीज करने लगता है, जिससे उसके ऊपर कोई भी फिदा हो जाएगा। साथ ही वो जियोंग से आगे कहता है आपसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई बुरे पर्सन हैं। और उसे देखकर जियोंग के गाल भी टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। इसी का मौका देखकर वो जियोंग को मारने वाला था, लेकिन तभी जियोंग उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। उस लड़के को लग रहा था कि उसकी टेक्निक फेल हो चुकी है। तभी जियोंग भी अपनी चार्म टेक्निक को रिलीज करने लगता है और उस लड़के से कहता है तुम अच्छे तरीके से इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाते, मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज किया जाता है। ये देखकर अब उस लड़के के भी गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। वो जियोंग से कहता है तुम एक लड़के हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने प्यार में मुझे गिरा। वो कुछ आगे कहता तभी जियोंग उसके मुंह पर एक और घोंसा धर देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जियोंग उससे कहता है जाओ मर जाओ जाके। जिस पर वो लड़का कहता है मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। फिर वो दोनों माउंट हुआ सेक्ट पहुंच जाते हैं। मास्टर सिन्मो उसे देखकर कहते हैं तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। जब से जियोंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, लेफ्ट गार्ड काउंसलर के पीछे जो असैसिन्स लगे थे मैं उनके बीच आ गया था और मुझे उनकी पहचान का अब तक पता नहीं चला है। जिस पर मास्टर सिन्मो कहते हैं इतना सब कुछ हो चुका है लेकिन तुम कहते हो कुछ भी नहीं हुआ। जियोंग कहता है मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता था। मास्टर सिन्मो जियोंग से कहते हैं क्या लेफ्ट गार्ड काउंसलर ने तुमसे कुछ कहा था। जियोंग कहता है किस बारे में। जिस पर मास्टर सिन्मो उससे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में भूल जाओ। जिसके बाद जियोंग इनको देखने के लिए चला जाता है। मास्टर सिन्मो कहते हैं उसने ऐसा जवाब दिया, इसका मतलब उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने मेरे बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। कहीं उस बुढ़े ने मेरे बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। उस बुढ़े ने मुझसे वादा किया था कि वो इसके बारे में किसी से नहीं बताएगा। ब्लड डिजास्टर डोंगफेंग मोबाई और तियान के मरने के बाद खत्म हुआ। लोगों का मानना था कि उस समय उन दोनों को वहीं पर छोड़ दिया गया था, लेकिन वो सभी इस बात से अनजान है कि वहाँ पर 2 लोग बाद में आए थे। वहाँ मैंने एक विश्वासघात किया जो कभी नहीं होना चाहिए था। हम दोनों ने इस मामले में अपनी जुबान बंद रखने की कसम खाई, लेकिन क्या उस बुढ़े ने अब अपना मन बदल लिया है या फिर उसे कोई एम्परर के बारे में सीक्रेट ऑर्डर मिला है। अभी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए मैं उसे ठीक तरीके से देखूंगा और अगर किसी भी मामले में वो बच्चा मेरे खिलाफ होता है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यही मेरे सिद्धांत है जिसकी वजह से मैं 3rd रेट सेक्ट बना पाया हूँ इस मुहिम में अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ जियोंग यिंग को छोड़ने के लिए आ गया था। यिंग जियोंग से कहता है आपने हमले के बारे में इस मास्टर सिन्मो को क्यों नहीं बताया। क्या आप नागुंग क्लैन से फुल स्केल पर वॉर लड़ने से लिए डरते हैं। जिस पर जियोंग कहता है इस पर मेरे खुद के मामले हैं। यिंग जियोंग से कहता
है, जो भी मेरे मास्टर के ऊपर तलवार उठाता है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो नागुंग क्लैन ही क्यों ना हो, और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे संपर्क कर लेना। जिसके बाद यिंग वहाँ से चला जाता है और अपने सनफ्लावर मैनुअल को देखने के लिए आ जाता है, लेकिन वो सनफ्लावर मैनुअल को देखकर हैरान हो चुका था और गुस्सा भी। और इसी के साथ ये सीरीज और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नोट भी छोड़ा है राइटर्स ने कि जो राइटर था उसे आ गया है दिल का दौरा, इसलिए वो पड़ा है अस्पताल में। 1 महीने हो चुके हैं, और 1 महीने तो उन्होंने बताया कि हो चुके हैं। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि 7-8 महीने हो गए हों। तो ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, मेरी गलती नहीं है। और ये मत कहना कि ये मैंने खुद से उठाया, ये सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था तो मैंने एक्सप्लेन किया है इसे, मुझे अच्छी लगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा आगे जाकर। तो बाय, अगली बार मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।